हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आपके वन शॉट से रिलेटेड ये जो वीडियो है। तो ये यूनिट नंबर 4 का होने वाला, जो OPPM का है। एंड यूनिट नंबर 3 इनहेरिटेंस हमने आपको अपलोड कर दिया है एंड आप लोगों ने देखा भी है, 2 दिन हो चुके हैं। एंड 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आज 2 मार्च है एंड आज होलिका दहन भी है। दैट्स वाई थोड़ा सा बिजी था मैं। एंड आपके ईडी मतलब जूनियर्स के एग्ज़ाम थे ईडी के, दैट्स वाई मेरे को इतनी सारी वीडियोस ईडी की प्रोवाइड करनी पड़ी। एंड एक चीज़ बता दूं कि आपके OPPM के टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ देखिएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है एंड आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूं मैं। तो प्लीज़ सरप्राइज़ प्लान जो हो रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक वीडियो प्रॉपर उसी पे डालूँगा। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए कुछ करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं बता दूँ कि भैया तुम्हारा जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट का ये आपका सिलेबस है। आपको इसमें पॉलीमॉर्फिज़म पढ़ना है। एंड इसमें क्या पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिज़म का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एंड वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, एंड स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, एंड फ्रेंड क्लास क्या होती है। सो ये टॉपिक है जो हमें यूनिट नंबर 4 में पढ़नी है। एंड अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे। सो ये नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 के मैंने डाल दिए हैं किस पे, यूनिट नंबर 3 के टेलीग्राम पे डाल दिए, तो आप लोग भी, ठीक है। तो प्लीज़ देखो ये वन शॉट आपका होने वाला है पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म सबसे पहले होता क्या, तो पॉलीमॉर्फिज्म का हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जानेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। इसका मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म, इट मीन्स मैनी फॉर्म्स, ठीक है, कितना मैनी फॉर्म्स। एंड नाउ हम बात करेंगे कि जो OPP है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है। तो एक ही मेथड या ऑब्जेक्ट का डिफरेंट फॉर्म्स में बिहेव करना, वो हमारा क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो नेम सेम का फंक्शन होगा। मतलब सेम नेम, आपके सेम नेम के 2 फंक्शन रहेंगे एंड इनका जो बिहेवियर रहेगा वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर दिखाएगा। ये हमारा क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब टाइप क्या होते हैं, तो देखो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म एक होता है करंट एक कंपाइलर पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो देखो दो पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। एंड कंपाइल के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड रन टाइम में आता है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। ये इसका डिफरेंस, वो क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कि एक पर्सन है, वो टीचर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है एंड एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो एक ही इंसान है एंड उनके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। तो ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। देखो जो हमारा कंपाइल टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। एंड जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्टैटिक और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो आई होप तुमको एक एक डिफरेंस मैंने बता दिया इन दोनों के बीच में। तो देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या अचीव करता है, इसमें हमें मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग अचीव होती है C++ में। देखो इसमें डिसीजन कंपाइल होने के टाइम पे हो जाता है। यहाँ पे देखो जब आपका कंपाइलर रन करता है, तो यहाँ पे जो डिसीजन होना होता है वो कहाँ पे होता है, कंपाइल टाइम में ही डिसीजन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अब समझो कि मेथड ओवरलोडिंग होती क्या। तो मेथड ओवरलोडिंग मतलब सेम नाम के मेथड होंगे और डिफरेंट पैरामीटर होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्लास एक मैथ ऑपरेशन है, ठीक है। क्लास क्या है, मैथ का एक ऑपरेशन है। तो मैं यहाँ पे कोड लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो समझो, तो एक क्लास है हमारे पास, कौन सी, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, मैथ ऑपरेशन, ठीक है, मैथ ऑपरेशन। तो मैथ ऑपरेशन एक क्लास है एंड यहाँ पे हमारा एक मेथड है। मेथड क्या है, इंट और एडिशन। तो इंट ऐड करके एक मेथड है एंड इसमें एक इंटीजर एक है, ए है, और इंटीजर एक बी है, ठीक है।
और हमें इसमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है क्या, रिटर्न करना है हमें a प्लस बी, ठीक है। तो अब ये मेथड हो गया क्लोज। तो पहला मेथड हमारा कौन सा है, रुको इसको रेड पेन से करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, तुमको मेथड ओवरलोडिंग ईजिली समझ में आ जाएगी। जो तुम मेथड ओवरलोडिंग में परेशान रहते हो ना, तो भाई तुमको ईजिली समझ में आ जाएगी और तुम अपने मन से कोड भी बना के लिख के आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ वीडियो देखते जाओ। तो देखो पहला ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल तुम्हारी स्क्रीन पे। तो देखो सेम नाम का हम मेथड बनाएंगे, ठीक है। सेम नाम का मेथड है, इंट है हमारे पास ऐड, सेम सेम नाम का मेथड हो गया, बट इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, यहाँ पे हमने एक पैरामीटर क्या कर दिया, एक पैरामीटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का सम रिटर्न कर रहे हैं। तो देखो तुम्हारा जो पहला है, पहला क्या है, पहले देखो ये क्या है, इंटीजर ऐड, तो मतलब इंट को ऐड करो, यहाँ पे भी सेम नेम है तुम्हारे मेथड का, ठीक है। तुम्हारे पैरामीटर इसमें क्या है, ए और बी हैं, यहाँ पे पैरामीटर ए बी सी है। तो देखो मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है कि आपके सेम नाम के मेथड हो सकते हैं बट डिफरेंट पैरामीटर होंगे। तो भैया हमारे जो सेम नाम के जो एडिशन कर रहे हैं, हम इंट ऐड कर रहे हैं, तो ये सेम नाम का मेथड है बट इसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट्स अ मेथड ओवरलोडिंग। सो देखिए यहाँ पर एडिशन जो मेथड है वो सेम नाम का है लेकिन इसमें पैरामीटर डिफरेंट है। तो इसमें क्या होगा, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और नो इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड होता है। तो भैया तुम अगर कोड भूल जाते हो, जैसे तुमको कोड भूल गया, तो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, मैं तुमको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूँ कि तुम मेथड ओवरलोडिंग कभी भूल नहीं सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो थोड़ा सा एक देखना, ये तो आप बोलोगे भैया ये कोड तो लिखा था, आप अपने मन से कोई कोड बता के दिखाओ, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक अपने मतलब अपने ज्ञान के थ्रू मैं आपको एक बताता हूँ। तो जैसे मान लो कि क्लास है एक क्लास है कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, अरे CLG लिख दो सीधा सीधा, बड़ा हो जाएगा नहीं तो वहाँ पे दिखेगा नहीं। तो एक क्लास है हमारी कॉलेज और इसका एक मेथड है, हम मान लेते हैं कि इंटीजर टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीजर्स गर्ल कर दिया, मतलब अब बोले गर्ल लड़कियाँ कितनी हैं क्लास में, ठीक है, टोटल स्टूडेंट ये। और हमें यहाँ पे रिटर्न करना, मान लो टोटल नंबर ऑफ, रिटर्न करना है, रिटर्न टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड कर दो टोटल, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंट जी मतलब गर्ल प्लस इंट बी, तो इंट बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ पर, रिटर्न करेंगे हम क्या, ए गर्ल्स प्लस बॉयज़ का सम, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूँ। तो ये देखो ये सेम नाम का मेथड है, सेम नाम का मेथड है। पैरामीटर यहाँ पे ये सिंगल पैरामीटर है, ये डबल पैरामीटर। तो इट्स अ बेसिक एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। तुमको तो इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे मेथड सेम रहें, बट मेथड का नाम सेम रहे लेकिन तुम्हारे जो अंदर पैरामीटर हो वो डिफरेंट हो, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा, ठीक है। अब आता है इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब इसके ये क्या करता है, फास्ट एग्जीक्यूशन करता है और इसमें कोई इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता, इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्या, अब हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है, हमको क्या पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो देखो मैंने आपको अभी स्टैटिक में बताया था, सॉरी कंपाइल टाइम पे बताया था कि इसको स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड जो हमारा रन टाइम होता है उसको डायनेमिक बोलते हैं। तो देखो डायनेमिक क्या अचीव करता है, इसमें मेथड ओवरराइडिंग के, ये मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू होता है और इसमें इनहेरिटेंस भी यूज़ होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग और इनहेरिटेंस के थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। और ये डिसीजन रन टाइम पे होता है, इसका डिसीजन कहाँ पे होता है, रन टाइम पे होता है। और जो हमारा स्टैटिक के या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उस पर कंपाइल टाइम पे डिसीजन होता है, बट इसमें रन टाइम पे होता है। तो देखो मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, तो मैं तुमको बता दूं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है कि यहाँ पे हमारा जो क्लास क्या है, क्लास जो हमारा है, देखो चाइल्ड क्लास पेरेंट की मेथड को क्या करता है, रीडिफाइन करता है, ठीक है। अब रीडिफाइन कैसे कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास है, एक क्लास हमारा एनिमल है, ठीक है। क्या है, क्लास हमारा एक एनिमल है।
एंड यहाँ पर हमारा वॉइड साउंड मेथड है, ठीक है, वॉइड साउंड मेथड, ठीक है। वॉइड क्या है, साउंड, एक वॉइड साउंड जो है ये देखो पूरा मेथड है तुम्हारे यहाँ से लगा के इतना तुम्हारा वॉइड मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड है, तो साउंड में क्या है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनिमल साउंड, ठीक है, एनिमल साउंड, ठीक है, ठीक है भैया, एनिमल साउंड। तो ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट क्लास, मतलब एक ये कोड हो गया। अब हमने दूसरा दूसरा मतलब हमने एक क्लास बनाया, क्लास ये क्लास जो हमारा डॉग है, डॉग क्या कर रहा है, डॉग कर रहा है एक्सटेंड कर रहा है किसको, अपने एनिमल्स को। तो यहाँ पे फादर क्लास कौन हुआ, फादर क्लास मतलब पेरेंट क्लास कौन या एनिमल हुआ, एंड चाइल्ड क्लास हमारा क्या हुआ, चाइल्ड क्लास हमारा डॉग हो गया, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास हमारा डॉग हुआ, तो हम क्या करेंगे इसमें जो हमारा वॉइड साउंड मेथड है, क्या है, वॉइड साउंड मेथड है, ठीक है। हम इसके मेथड को क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, एनिमल साउंड था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉग बार्क्स। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये मेथड को हमने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। इट मीन्स जो हमारे पेरेंट्स का मेथड था हमने उसको क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया। तो देखो अगर पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, मतलब जो हमारा एनिमल ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, न्यू डॉग करेगा, और ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ओबीजी मतलब साउंड आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, डॉग बार्क। मतलब यहाँ रन टाइम पे डिसाइड हुआ है कि कौन सा मेथड चलेगा। तो यहाँ पे कौन सा मेथड चलेगा, देखो एनिमल ऑब्जेक्ट, तो एनिमल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एनिमल न्यू ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, न्यू डॉग, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट डॉट साउंड हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट साउंड हमने किया, ठीक है। एंड हमको आउटपुट क्या मिला, डॉग बार्क, मतलब कुत्ता भौंक रहा। इट मीन्स यहाँ रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन सा मेथड चलेगा, रन टाइम पे कौन सा डिसाइड होगा कि ये वाला मेथड चलना है कि ये वाला मेथड चलना है। तो इट्स अ मेथड ओवर राइडिंग एंड इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे होती है। कहाँ पे होती है, ओवरलोडिंग कहाँ पे होती है, कंपाइल टाइम पे होती है। एंड ओवरराइडिंग रन टाइम पे होती है, ठीक है। ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस जरूरी होता है। देखो जो ओवरराइडिंग होता है, जो अभी ओवरराइडिंग हमने किया ना ऊपर, तो इसमें क्या होता है कि हमारा हमारा इनहेरिटेंस ज़रूरी होता है, और ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो उसमें क्या होता है कि कोड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। क्या बढ़ाता है, कोड की फ्लेक्सिबिलिटी। अब आता है एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म के एडवांटेज क्या है कि ये कोड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें कोड को रीयूजेबिलिटी देता है, और ईजी मेंटेनेंस होता है, और एक्सटेंसिबिलिटी देता है, और क्लियर कोड देता है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो देखो देखो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, और डीबगिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, और परफॉर्मेंस स्लाइटली स्लो होती है, किससे, रन टाइम के केस में। कहाँ पे, रन टाइम के केस में, ठीक है। आई होप इतना तुमको समझ में आ गया। एंड नाउ अब हम ये पॉलीमॉर्फिज्म का क्या देखेंगे, मेन पर्पस देखेंगे। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मेन पर्पस क्या है कि सेम इंटरफेस होता है, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है, और डायनेमिक बिहेवियर होता है, ठीक है। अब नाउ दूसरा टॉपिक है तुम्हारा मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। तो देखो तुमको समझा दिया हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन कर लो। तो देखो डेफिनेशन क्या, जब एक ही क्लास में सेम नाम के मेथड मल्टीपल बार डिफाइन होते हैं, लेकिन पैरामीटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। जैसे कि मैंने तुमको समझाया है कि जब मतलब सेम क्लास है, ठीक है, मतलब एक ही क्लास में मतलब एक ही क्लास में सेम नाम के मेथड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट उन मेथड के जो पैरामीटर हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। एंड ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है, ठीक है। इसके रूल क्या होते हैं, मेथड का नाम सेम होता है, इसमें पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, नंबर टाइप हो या ऑर्डर टाइप जो भी है, ठीक है। रिटर्न टाइप चेंज करने से ओवरलोडिंग नहीं होती है। जो अगर तुमने रिटर्न टाइप चेंज कर दिया तो ओवरलोडिंग नहीं होगी, और इसमें इनहेरिटेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती हमको। ये एग्जांपल जो मैंने मैथ ऑपरेशन को ऊपर समझाया था, तो अगर आपने समझा होगा तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, यहाँ पर देखो ये तुमको क्या है, यहाँ पे ऐड मेथड सेम नाम से और पैरामीटर अलग अलग है, तो ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड कॉल करेगा। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है, ये कोड रीडेबिलिटी बढ़ाता है, सेम मेथड नेम रीयूज हो सकते हैं, और फास्ट एग्जीक्यूशन होता है इसका, ठीक है। अब आता है मेथड ओवरलोडिंग, तो मेथड ओवरराइडिंग इट मीन्स, तो देखो मेथड ओवरलोडिंग तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड मेथड ओवरराइडिंग, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझो। जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास का मेथड को सेम नेम सेम पैरामीटर के साथ क्या करता है, रीडिफाइन करता है, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है ओवरराइडिंग में, तो देखो जो हमारा चाइल्ड होगा वो अपने पेरेंट क्लास के मेथड को क्या करेगा, सेम नेम या सेम पैरामीटर के साथ क्या करता है, रीडिफाइन करता है, तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में समझो कि चाइल्ड क्लास अपना क्या है, चाइल्ड क्लास अपना वर्जन बना लेता है, ठीक है।
इसमें इसमें रूल्स क्या हैं, तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल है कि भैया इसमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत होती है, मतलब इनहेरिटेंस यूज़ होता है, मेथड सेम होने चाहिए, इसमें मेथड सेम होने चाहिए, पैरामीटर भी सेम होने चाहिए, बट एज कम्पेयर टू मेथड ओवरलोडिंग वहाँ पे मेथड सेम होना चाहिए, ना कि पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न टाइप या सेम या कंपेटेबल होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न टाइप या तो सेम होना चाहिए तो कंपेटेबल होना चाहिए, और एक्सेस मॉडिफायर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर डॉग बार्ग वाला तुमको समझाया था। एंड अब तुम्हें दिखाते हैं कि इसका इसमें डिफरेंस क्या है। तो मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो मेथड ओवरलोडिंग होती है वो सेम क्लास में होती है, और राइडिंग जो होता है, ओवरराइडिंग जो होती है, ओवरराइडिंग जो होती है, मेथड ओवरराइडिंग, ये डिफरेंट क्लास में होती है। यहाँ पे ओवरलोडिंग में पैरामीटर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा क्या पूरे डिफरेंट मतलब पैरामीटर डिफरेंट रहते हैं, एंड ओवरराइडिंग में पैरामीटर सेम रहते हैं। ओवरलोडिंग में ओवरराइडिंग जो होता है वो कंपाइल टाइम पे होता है। जब ओवरलोडिंग कहाँ पे होता है, कंपाइल टाइम पे होता है, एंड ओवरराइडिंग रन टाइम पे होता है, ठीक ठीक है। तो जो मेथड ओवरलोडिंग है वो, उसमें इनहेरिटेंस क्या है, रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसमें स्टैटिक बाइंडिंग यूज़ होती है और इसमें डायनेमिक बाइंडिंग यूज़ होती है। सो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज है कि भैया ये रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, डायनेमिक मेथड कॉलिंग है, और एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाता है। नाउ अब नेक्स्ट है आपका स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखो, स्टैटिक मतलब समझ लो आपका क्या, स्टैटिक इट मीन्स कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और रन टाइम डायनेमिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, एक ही मेथड या ऑब्जेक्ट के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर दिखाना। इसमें दो टाइप होते हैं, स्टैटिक और रन टाइम। तो जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जब मेथड कॉल का डिसीजन कंपाइल होने के टाइम पे हो जाता है। मतलब देखो, जो हमारा जब मेथड को हम कॉल मतलब हमने मेथड को कॉल किया, और वो कहाँ पे कब हो जाएगा, कंपाइल होने के टाइम, जब हमारा कोड कंपाइल करेगा तभी हमको डिसीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। देखो, कंपाइल टाइम को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये क्या अचीव करता है, मेथड ओवरलोडिंग अचीव करता है। एंड मेथड ओवरलोडिंग मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कंपाइल टाइम पे डिसीजन लेता है, मेथड क्या करता है, मेथड ओवरलोडिंग से अचीव होता है, और मेथड इनहेरिटेंस जरूरी नहीं, मतलब इसमें इनहेरिटेंस जरूरी नहीं है, और ये फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, और स्टैटिक बाइंडिंग होती है। इसमें एडवांटेज क्या है, सिंपल होता है, बहुत फास्ट होता है, और कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इट मीन्स इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। एंड दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कि रन टाइम बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड अब आता है रन टाइम। तो रन टाइम को क्या बोलते हैं, डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे उसको स्टैटिक बोलते हैं, इसको डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जब मेथड कॉल का डिसीजन, क्या जब हमने मेथड कॉल किया, मेथड हमने किसी मेथड को कॉल किया, एंड उसका डिसीजन कब आएगा, प्रोग्राम रन होने के टाइम आता है। जैसे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, और जो हमने मेथड को कॉल किया हुआ है वो कब दिखाई देगा हमें, जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा, और उसी टाइम पे दिखाई देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायनेमिक के पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये कब अचीव होता है, मेथड ओवरराइडिंग और इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस भी होता है, मेथड ओवरराइडिंग को अचीव करता है। एग्जांपल मैंने तो आपको समझा दिए हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है ये रन टाइम पे डिसीजन लेता है, मेथड ओवरराइडिंग से अचीव होता है, और इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड होता है, और डायनेमिक बाइंडिंग होती है, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एडवांटेज क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, और रन टाइम बिहेवियर चेंज पॉसिबल है, ठीक है। रन टाइम पे अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है, ठीक है। अब आता है थोड़ा डिसएडवांटेज, थोड़ा स्लो होता है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, और डीबगिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब आता है तुम्हारा स्टैटिक वर्सेस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या है, कंपेरिजन है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में देखो, तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पे होता है, कंपाइल टाइम पे होता है, और रन टाइम पे होता है। इसमें स्टैटिक में मेथड ओवरलोडिंग होती है, इसमें मेथड ओवरराइडिंग होती है। यहाँ पे इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इनहेरिटेंस की ज़रूरत है। स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, लेस फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल। सो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अब आता है वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, तो वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो बेस क्लास में डिक्लेयर होता है। कहाँ पे डिक्लेयर होता है, बेस क्लास में डिक्लेयर होता है, और चाइल्ड क्लास में ओवरराइड होता है, और जिसका कॉल रन टाइम पर डिसाइड होता है। तो देखो, वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो तुम्हारी बेस क्लास में क्या होगा, डिक्लेयर किया जाएगा,
और डिक्लेयर किया जाएगा, और चाइल्ड क्लास में क्या होगा, ओवरराइड किया जाएगा, जिसका कॉल तुम कहाँ पर ले पाओगे, जिसका जिसका कॉल तुम रन टाइम पर डिसाइड करता है, ठीक है। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करता है। तो ध्यान रखना, जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है वो किसको अचीव करता है, वे अचीव, देखो जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ कि जब पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे और चाइल्ड का मेथड कॉल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखो सीधी सीधी बात है, जब तुम्हारा पेरेंट क्लास का पॉइंटर जो है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, जैसे तुम पेरेंट हो एंड तुम्हारा जो पॉइंटर है वो तुम्हारे चाइल्ड क्लास को क्या करे, पॉइंट करे, और चाइल्ड का मेथड कॉल हो, तो मतलब क्या होता है कि यही वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अब वर्चुअल फंक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, देखो समझ लो कि नॉर्मली अगर पेरेंट पॉइंटर चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, तो जो हमारा पेरेंट होता है, पेरेंट का मेथड कॉल होता है। यही वर्चुअल, देखो सीधी सीधी बात है, नॉर्मली अगर पेरेंट जो है पेरेंट पॉइंटर चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, मतलब पेरेंट जो है वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को क्या करे, पॉइंट करे, तो पेरेंट का मेथड कॉल होता है, ठीक है। पेरेंट अगर अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा तो पेरेंट का मेथड कॉल होगा, एंड इसी को हम यही वर्चुअल जो फंक्शन होता है वही यही इंश्योर करता है, ठीक है। चाइल्ड क्लास का ओवरराइडिंग मेथड कॉल होता है, ठीक है, ओवरराइडिंग मेथड कॉल होता है, और ये डायनेमिक बाइंडिंग होती है। अब देखो एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है, ये तुम्हारा इंक्लूड आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एच टी। तो देखो यहाँ पे एक क्लास है, क्या है तुम्हारी क्लास, एक क्लास है तुम्हारी एनिमल क्लास, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल वॉइड फंक्शन, ये मेथड है तुम्हारा वॉइड साउंड, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा दूसरा क्लास डिफाइन है, ठीक है। अब तुम देखो क्या है कि यहाँ पे देखो जो एनिमल क्लास है, एनिमल, तो यहाँ पे एनिमल स्टार ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डी, तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एन डी है, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये तुम्हारे मतलब जो डॉग है वो किस चीज़ का है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट तुम्हारे चाइल्ड का है, एंड जो एनिमल है वो किसका, पेरेंट का है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, डॉग्स बार्क, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड वर्चुअल है और रन टाइम पे डॉग का मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये वर्चुअल कीवर्ड बेस क्लास में यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, बेस क्लास में यूज़ होता है, और फंक्शन ओवरराइडिंग रिक्वायर्ड होती है, क्या रिक्वायर्ड होती है, फंक्शन ओवरराइडिंग। पेरेंट पॉइंटर चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, एंड डायनेमिक बाइंडिंग होती है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में अचीव होता है। अब मैं तुमको इसका इंटरनल वर्क बताता हूँ। तो ये वर्चुअल फंक्शन जो है ये वी टेबल मतलब वर्चुअल टेबल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। कैसे, कंपाइलर एक वर्चुअल टेबल बनाता है और रन टाइम पर करेक्ट फंक्शन सेलेक्ट होता है। देखो जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, वो एक वर्चुअल टेबल बनाता है एंड रन टाइम पे क्या होता है, करेक्ट फंक्शन को सेलेक्ट करता है। इसीलिए क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होता है। अब वर्चुअल फंक्शन के तुम्हारे एडवांटेज क्या है, ये रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, डायनेमिक मेथड डिस्पैच करता है, और एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ता है, एंड क्लीन ओ डबल पी मतलब ऑब्जेक्ट क्लीन ओ डबल पी इट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, डिज़ाइन करता है, ठीक है ना। अब बात आती है हमारी डिसएडवांटेज। तो एग्जीक्यूशन क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, और मेमोरी ओवर हेड बनती है, मतलब इट मीन्स वी टेबल, और कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। अब हम डिफरेंस समझते हैं, किसका डिफरेंस है हमारा, किसका, वर्चुअल फंक्शन वर्सेस नॉर्मल फंक्शन। तो देखो वर्चुअल फंक्शन होता है एक नॉर्मल फंक्शन, और वर्चुअल फंक्शन में डिफरेंस देखो। तो जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है, बट वर्चुअल फंक्शन में रन टाइम बाइंडिंग होती है, एंड स्टैटिक बाइंडिंग भी होती है। यहाँ नॉर्मल फंक्शन में स्टैटिक बाइंडिंग होती है, और यहाँ पे वर्चुअल में क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होती है। ये बेस पॉइंटर से बेस मेथड होता है, एंड यहाँ पे बेस पॉइंटर इट मीन्स चाइल्ड मेथड। बेस पॉइंटर किसको इंडिकेट करता है, बेस पॉइंटर यहाँ पे इंडिकेट करता है चाइल्ड के मेथड को, और यहाँ पे बेस पॉइंटर इंडिकेट करता है मतलब किसको, बेस मेथड को। तो अब देखते हैं कि अब हमने सिलेबस में आपका कितना कवर कर लिया। तो देखो वर्चुअल फंक्शन तक हमने कवर कर लिया। अब हमारा फ्रेंड फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास बचा हुआ है। तो ये 3 टॉपिक है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आता है फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, तो देखो फ्रेंड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होता है। देखो जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर क्या नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसको क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस करने की परमिशन होती है, ठीक है। तो जैसे ये परमिशन किससे होती है, फ्रेंड कीवर्ड से दी जाती है, ठीक है। सिंपल समझो, आउटसाइड जो फंक्शन है, आउटसाइड फंक्शन जो क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सके। देखो समझो कि जो तुम्हारे मतलब कुछ कॉलेज के दोस्त होंगे एंड कुछ होम टाउन के घर के दोस्त होंगे, और कुछ
तुम्हारे स्कूल के दोस्त होंगे, तो स्कूल वालों से बॉन्डिंग थोड़ा अलग होती है, एंड जो घर परिवार के बाजू वाले वाले दोस्त होते हैं उनकी उनसे बॉन्डिंग अलग होती है। लेकिन ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि मैं आपका खास हूँ, उनको लगता है मैं आपका खास हूँ, लेकिन जो आपका सबसे ज़्यादा खास होता है वो आपको पता रहता है, एंड आप उसको मतलब सबके सामने नहीं दिखाते हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जो आपका मतलब फ्रेंड फंक्शन, मतलब जो सबसे खास दोस्त होगा वो एक ऐसा दोस्त होता है जो मतलब सभी को पता नहीं होता, मतलब वो क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होता, मतलब आप उसका ढिंढोरा नहीं पीटते हो कि भाई ये मेरा खास लाइक ऐसा। तो लेकिन उसको आपकी सारी प्राइवेट प्रोटेक्टेड सारी चीज़ें मालूम रहती है, ठीक है, और वो आपकी सारी चीज़ें क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये एक सिंपल सा मैंने समझा दिया। देखो वाई फ्रेंड फंक्शन नीडेड, तो देखो नॉर्मली जो हमारे प्राइवेट मेंबर सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं। देखो अगर हमें हमें प्राइवेट में फ्रेंड फंक्शन की ज़रूरत क्या है, तो देखो फ्रेंड फंक्शन की ज़रूरत हमें ये है कि जो हमारे प्राइवेट मेंबर हैं वो नॉर्मली प्राइवेट मेंबर सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें एक्सटर्नल फंक्शन को भी प्राइवेट डेटा एक्सेस करवाना होता है, तब हम फ्रेंड फंक्शन की यूज़ करते हैं। मतलब ये समझ लो कि जो हमारा मतलब प्राइवेट मेंबर है उनको हमें एक्सटर्नल फंक्शन को प्राइवेट डेटा एक्सेस करवाना होता है, तो हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखो तुम्हारा सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, जैसे तुम्हारा क्लास नेम है और फ्रेंड रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और पैरामीटर, इतना तुम्हारा सिंटैक्स है किसका, फ्रेंड फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना फ्रेंड रिटर्न टाइप, तो ये फ्रेंड आ गया तो मतलब फ्रेंड फंक्शन। तो अब देखो ये पूरा एग्जाम्पल है, एंड ये कोड आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लास तुम्हारा स्टूडेंट है, यहाँ पे तुम्हारे पब्लिक मार्क कर दिया। अब यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड फंक्शन आ गया, फ्रेंड वॉइड शो मार्क्स, शो करो मार्क्स किसके, स्टूडेंट की, ठीक है। वॉइड शो मार्क्स, तो यहाँ पे तुमको क्या है, देखो यहाँ पे जो मार्क्स है वो शो मार्क्स क्या है, क्लास के बाहर है, कहाँ पे है, देखो शो मार्क्स कहाँ पे है, वेयर शो मार्क्स। एक मिनट, देखे दिखने में थोड़ा सा आँख से कम दिखने लग गया क्या, ये रहा देखो, शो मार्क्स जो है क्लास के बाहर है, फिर भी प्राइवेट वेरिएबल मार्क्स को एक्सेस कर रहा है क्योंकि वो फ्रेंड में डिक्लेयर है, ठीक है। कहाँ पे डिक्लेयर है, फ्रेंड में डिक्लेयर है, दैट्स वाई ये रहा देखो, एक ये है, तो वो फ्रेंड में डिक्लेयर है इसलिए उसको एक्सेस किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझ लो कि क्लास का जो ये फ्रेंड फंक्शन होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर इसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। एंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड नहीं होता, ये किससे रिलेटेड नहीं होता, इनहेरिटेंस से रिलेटेड नहीं होता। इनकैप्सुलेशन थोड़ा ब्रेक करता है, क्या ब्रेक करता है, इनकैप्सुलेशन को थोड़ा सा ब्रेक करता है। अब आता है यूज़ ऑफ फ्रेंड फंक्शन, तो यूज़ ऑफ फ्रेंड फंक्शन का क्या यूज़ क्या है, दो क्लासेस के बीच में डेटा शेयर करना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज़ होता है, ठीक है, एंड एक्सटर्नल हेल्पर फंक्शन बनाना, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि हमको क्या है कि प्राइवेट डेटा एक्सेस में पॉसिबल हो जाता है, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होती है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ईजी बना देता है। अब आता है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, इनकैप्सुलेशन ब्रेक करता है, सिक्योरिटी कम होती है, और ओवर यूज़ से डिज़ाइन वीक हो जाता है। क्या होता है, ओवर यूज़ से हमारा क्या होता है, डिज़ाइन थोड़ा सा वीक हो जाता है। अब आता है आपका सेकंड लास्ट टॉपिक, स्टैटिक फंक्शन। तो स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, तो स्टैटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो क्लास से बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट से नहीं। तो देखो जो हमारा स्टैटिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो क्लास से बिलोंग करता है, ना कि आपके ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखो जो हमारा क्लास होती है, जो हमारा स्टैटिक फंक्शन होता है वो किससे बिलोंग करता है, क्लास से, ना कि ऑब्जेक्ट से। तो इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये हम डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। सिंपल मीनिंग समझो, जो नॉर्मल फंक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है, और जो स्टैटिक फंक्शन होता है वो क्लास के थ्रू कॉल होता है, ठीक है। इतना बस समझ लो, बाकी तुम्हारा जो स्टैटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म, कि जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल होता है, और जो हमारा स्टैटिक फंक्शन होता है वो क्लास के थ्रू क्या होता है, क्लास के थ्रू कॉल होता है, ठीक है। अब बात आती है एक जावा का एग्जाम्पल है, आपके पास क्लास डेमो है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्टैटिक मेथड है, और ये तुम्हारा नॉर्मल मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, सॉरी नॉर्मल मेथड नहीं, ये तुम्हारा स्टैटिक मेथड है, एंड हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ये करके डेमो डॉट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ शो मेथड स्टैटिक है, जो हमारा शो मेथड है वो क्या है, स्टैटिक है, और यहाँ हम डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, डायरेक्टली क्लास नेम से ही
क्या हुआ है, डेमो डॉट शो डायरेक्ट हमने क्या किया है, क्लास नेम से ही हमने क्या कर दिया, उसको कॉल कर दिया। अगर ये हमारा स्टैटिक नहीं होता, नॉर्मली वॉइड शो होता, तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है यहाँ पर, एंड देन हम उस ऑब्जेक्ट को कॉल करते। बट यहाँ पे स्टैटिक मार्क है वह हमारे मेथड के साथ, दैट्स वाई हमने डायरेक्टली जो हमारा मेथड है, शो मेथड है, तो हमने डेमो डॉट शो हमने क्लास नेम से कॉल कर दिया। ठीक है, एक C++ में हमारा एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारा एक क्लास है टेस्ट एंड स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, तो हमने टेस्ट, और ये पॉइंट किस चीज़ का होता है, ये पॉइंट देखो मैं बता दूं आपको, ये पॉइंट होता है आपका किस चीज़ का, ये तुम्हारा होता है स्कोप रेजोल्यूशन का सिंबल, किसका, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्लास नेम से ही मतलब डिस्प्ले डायरेक्ट कॉल किया गया है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक, देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, जो स्टैटिक फंक्शन होता है वो किससे बिलोंग करता है, क्लास से बिलोंग करता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, नॉन स्टैटिक मेंबर को भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, एंड नॉन स्टैटिक मेंबर को क्या नहीं कर सकता, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। मेमोरी में सिर्फ एक ही कॉपी होती है, कहाँ पे, मेमोरी में जो होती है उसमें क्या होती है, सिर्फ एक ही कॉपी होती है। अब हम भैया हमारा जो ये हमारा क्या है, स्टैटिक फंक्शन है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, जो हमारा स्टैटिक फंक्शन है हमें इसकी ज़रूरत क्या है, तो ये इसमें क्या होता है कि कॉमन फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। क्या होता है कि जो हमारा कॉमन फंक्शनैलिटी होता है उसके लिए हम स्टैटिक फंक्शन को यूज़ करते हैं, एंड यूटिलिटी मेथड के लिए भी यूज़ किया जाता है, और मेमोरी सेव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ग्लोबल टाइप के बिहेवियर के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, मैथ का कैलकुलेशन और यूटिलिटी फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नाउ एक इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर स्टैटिक फंक्शन है तो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस करेगा, ना कि नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, देखो ये क्या करेगा, सिर्फ जो तुम्हारे स्टैटिक डेटा मेंबर हो गए उनको डायरेक्टली एक्सेस करेगा, और नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, एंड बात करते हैं एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है कि भैया मेमोरी इफिशिएंट होता है, एंड फास्ट एक्सेस होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, और यूटिलिटी डिज़ाइन के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, अब आता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, नॉन स्टैटिक मेंबर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस बता देता हूँ आपको। स्टैटिक फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस देखो, तो जो स्टैटिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो क्लास से रिलेटेड होता है, और जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। स्टैटिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और नॉर्मल फंक्शन को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक बाइंडिंग प्रोवाइड करता है, और ये नॉर्मल फंक्शन डायनेमिक पॉसिबिलिटीज़ होती है इसमें। स्टैटिक फंक्शन जो होता है उसमें वन कॉपी होती है, और नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज़ पॉसिबल होती है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्टैटिक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, और क्या है, ये मल्टीपल कॉपीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक, अब हमें पढ़ना है क्या, फ्रेंड फंक्शन, इट मीन्स फ्रेंड क्लास। फ्रेंड फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो आप अगर सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहता है, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया पॉलीमॉर्फिज्म का, इसके रन टाइम भी पढ़ लिया हमने, कंपाइल टाइम भी पढ़ लिया, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, और स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन एंड स्टैटिक फंक्शन। एंड नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, फ्रेंड क्लास पढ़ना। तो फ्रेंड क्लास इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड फ्रेंड क्लास क्या होता है इसको बताते हैं अपन। ठीक, तो देखो अब फ्रेंड क्लास क्या होता है, तो देखो फ्रेंड क्लास इट मीन्स जो एक क्लास, मतलब फ्रेंड क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो जिसको दूसरी क्लास के प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है। देखो जो फ्रेंड क्लास होती है वो एक ऐसी क्लास होती है जिसको दूसरी क्लास के जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं उनको एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है। यहाँ पर एक फ्रेंड कीवर्ड, यहाँ पर ये परमिशन फ्रेंड कीवर्ड से दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्लास है ए एंड एक क्लास बी है बी, एंड बी क्लास को अपना प्राइवेट डेटा एक्सेस करने देना है, तो क्लास बी और क्लास ए की फ्रेंड क्लास हो है। ठीक है, तो जो क्लास बी है क्लास ए का क्या होगा, फ्रेंड क्लास होगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्लास सिंटैक्स है, जैसे क्लास ए है तो हम क्या लिखेंगे कि क्लास ए करली ब्रेसेस ओपन फ्रेंड क्लास बी, तो मतलब क्लास जो बी है वो किसका फ्रेंड है, क्लास ए का। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास बी जो होगी क्लास ए के प्राइवेट डेटा, जो प्राइवेट मेंबर हो गए उनको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एंड नाउ अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो ये एक C++ का कोड है,
इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD एंड यहाँ पे क्लास एक ए है और क्लास ए का पब्लिक मेंबर ये है एंड फ्रेंड क्लास बी हमने यूज़ किया तो बी इज़ अ फ्रेंड ऑफ ए एंड क्लास बी में हमने पब्लिक वॉइड शो ऑब्जेक्ट एंड ये सी आउट एंड इंट मेन फंक्शन यूज़ किया एंड यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट बी डॉट शो करना है आपको ऑब्जेक्ट ए। तो यहाँ पर जो बी क्लास है वो एक क्लास के प्राइवेट मेंबर को क्या कर रहा है, प्राइवेट वेरिएबल एक्स को एक्सेस कर रही है। तो जो हमारा ये ए क्लास का जो प्राइवेट वेरिएबल एक्स है इसको एक्सेस कर रही है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो क्लास बी है वो क्लास ए के प्राइवेट वेरिएबल एक्स को एक्सेस कर रही है एंड क्योंकि ए जो है ए ने बी को फ्रेंड डिक्लेयर किया हुआ, दैट्स वाई ये ए क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, एक्स को। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो फ्रेंड क्लास है वो फ्रेंड फंक्शन नहीं होता, जो फ्रेंड क्लास होती है वो फ्रेंड मेंबर फंक्शन नहीं होता एंड प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस से रिलेटेड नहीं होता है, इनकैप्सुलेशन थोड़ा ब्रेक करते हैं और फ्रेंडशिप वन वे होती है। क्या होती है? फ्रेंडशिप जो होती है वो वन वे होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर क्लास ए ने क्लास बी को फ्रेंड बनाया है तो सपोज मान लो क्लास ए ने क्लास बी को फ्रेंड बनाया तो बी ए के डेटा को एक्सेस करेगा। जो हमारा बी क्लास होगा वो ए के डेटा को एक्सेस करेगा, लेकिन ए बी के डेटा ऑटोमेटिकली एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हमारा ए क्लास होगा वो बी के डेटा को ऑटोमेटिकली एक्सेस नहीं कर पाएगा। यही हमारा क्या होता है, फ्रेंडशिप म्यूचुअल नहीं होती है जब तक सेपरेटली डिक्लेयर नहीं होती है। तो फ्रेंडशिप म्यूचुअल कब नहीं होती है? जब तक क्या नहीं होता है, जब तक सेपरेटली डिक्लेयर नहीं किया जाए, ठीक है। एंड नाउ अब आता है यूज़ ऑफ फ्रेंड क्लास। तो देखो जो क्लोजली रिलेटेड क्लास होती हैं, जो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस में डेटा को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज़ किया जाता है एंड एफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन में यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि प्राइवेट डेटा एक्सेस करना पॉसिबल है और फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है, ठीक। अब आता है इनकैप्सुलेशन के मतलब फ्रेंड क्लास के डिसएडवांटेज। इसमें क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन जो होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी का रिस्क रहता है और दूसरी चीज़ ओवर यूज़ से डिज़ाइन क्या हो जाता है, वीक हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास में डिफरेंस। तो जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो सिंगल फंक्शन एक्सेस कर सकता है। क्या कर सकता है? सिंगल फंक्शन एक्सेस कर सकता है। क्लास जो होता है वो पूरी क्लास को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन में लिमिटेड एक्सेस होती है, यहाँ पर फ्रेंड क्लास में फुल एक्सेस होती है। और जो फ्रेंड फंक्शन होता है उसमें स्पेसिफिक परमिशन होती है, यहाँ पर बोर्ड परमिशन होती है, ठीक है, बोर्ड परमिशन होती है। तो देखो ये तुम्हारा यूनिट नंबर 4 पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर ख़त्म होता है एंड सो यहाँ पर यूनिट नंबर 4 तुम्हारा ख़त्म होता है एंड ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज विदाउट आप टेलीग्राम को ज्वाइन किए हुए आपको ये नोट्स नहीं मिल पाएंगे। सो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेबस पे चलते हैं। तो यूनिट नंबर तुम्हारा 4 कंप्लीट हो गया एंड जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है, स्ट्रिंग्स बताओ, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग एंड डेटा कलेक्शन एंड केस स्टडी ऑफ ATM एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो ये भी तैयार ही है एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका यूनिट नंबर 5 का होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड स्टे ट्यून्ड, वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। सो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि भाई आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने OPM के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको 60+ मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो बाकी थैंक यू।